कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। छत पर बागवानी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए आपका बहुत सारा प्यार हम तक पहुंच रहा है। आपके रिव्यूज हों या फिर आपके फीडबैक हो, लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, काफी ऐसे लोग भी हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को देखकर इससे इंस्पायर हो रहे हैं और फिर चाहे उनके छत पर थोड़ी सी ही जगह हो या फिर बालकनी हो, उसमें वो बागवानी की शुरुआत करना चाहते हैं। तो फिर आइए हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि अगर आप छत पर बागवानी से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या तैयारियां करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो लोग गार्डनिंग से पहले से ही जुड़े हुए हैं वो भी इसे एनहांस कर सकते हैं। आइए आज के हमारे इस सफर की शुरुआत करते हैं। अपने विश्व के 7 अजूबे जो है 7 वंडर्स, उसमें से सबसे एंशिएंट वंडर है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन जैसी जगह में जो आज के इराक के पास हुआ करता था, वहां के राजा ने अपने टेरेसेस पे बाग बनाई थी। वहां पर फूल, फल, बड़े बड़े वृक्ष और बुशेस और छोटे क्रीपर्स, ये सारा लगाया गया था। ईसा पूर्व 700 साल उस समय छत पर बागवानी की मेरे ख्याल से शुरुआत हुई थी, या तब एक बहुत सुंदर मॉडल क्रिएट किया गया था। उसी को आज भी हम कर सकते हैं, क्यों नहीं? अगर वो उस समय हो सकता था तो आज हम उसको क्यों नहीं कर सकते? छत पर बागवानी को एक कला कहा गया है। कला क्यों? क्योंकि वो आपके कलात्मक सोच से आपके छत के ऊपर एक बाग पनपती है। अब इसमें कलात्मक सोच क्या है, हम इसको 2 भागों में बांट के समझेंगे, छत और बागवानी। हम पहले समझते हैं छत। ऐसा है कि जब कुदरत को हम अपने पास लाना चाहते हैं तो ये जाहिर है कि हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? हमारे ऊपर जगह की कमी है, हमारे ऊपर छत के ऊपर हम मिट्टी कहाँ से लाए, हम उसको कितनी जगह में रखें, कौन से पौधे लगाएं, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। और जब सारे कॉन्स्टेंट्स के साथ में सोच के मिला के हम उसमें से कुछ जब खिलाते हैं या बनाते हैं तो उसको कला कहते हैं। जब आप छत पे चढ़ते हैं ये सोचते हैं कि छत तो मेरे पास है, मगर मैं शुरू कहाँ से करूं? हो सकता है आप में से कईयों के पास छत पर बाग भी बनी हुई हो, मगर थोड़ा सा मेरा एक प्रयत्न रहेगा कि जो आपकी बगिया बनी हुई है उसको भी आप कम से कम मेंटेनेंस में और आपके पूरे घर के स्ट्रक्चर को कम से कम खतरे में आप कितनी अच्छी तरह से उसको एंजॉय कर सकते हैं। जब हम छत कहते हैं तो मुझे लगता है कि उसके 6 फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने जरूरी है। सबसे पहला फैक्टर है छत का स्ट्रक्चर। छत या बालकनी या आपका विंडो सिल या आपका टेरेस, उसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर माने क्या? स्ट्रक्चर माने कई मकान होते हैं जो बीम्स और कॉलम्स के ऊपर बने हुए होते हैं। कई मकान होते हैं जो नीचे फाउंडेशन डला जाता है और उसके ऊपर दीवारों को खड़ा करके उसके ऊपर छत डली जाती है। कई बालकनीज होती है जो बहुत अच्छे से सपोर्टेड होती है। कई टेरेसेस होते हैं बहुत अच्छे से सपोर्टेड होते हैं। कई बालकनीज होती हैं जो कैंटिलीवर कहलाती है। कैंटिलीवर माने जिसको पीछे तो सपोर्ट है मगर वो आगे हवा में आपको लटकती हुई दिखाई देगी। कई जगह पे आप खिड़की के बाहर में छोटी सी जगह होती है, वहां पर भी आप बागवानी कर सकते हैं। इन सब की क्षमता, वो कितना वजन ले सकती है, वो जो क्षमता होती है उसको छत की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब मेरा ये जो छत है ये बीम्स और कॉलम का बना हुआ है। आप देख रहे होंगे ये पीछे है मेरे घर की एक पैरापेट वॉल है, और इस पैरापेट वॉल के नीचे एक बीम जा रहा है और उसके कॉर्नर्स पे कॉलम है। वो मेरी पूरी छत को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। अब जिनके घर ये बीम्स और कॉलम्स के नहीं है, जो सिर्फ फाउंडेशन और दीवारों के ऊपर बने हुए हैं, वो देखेंगे कि एक
मेड़ या जिसको पैरापेट वॉल कहते हैं वो हर एक के घर में होती है, वो चाहे बालकनी हो या चाहे छत हो। आपके पास अगर ऐसी कोई पैरापेट वॉल है, जैसे मेरे पास पीछे लगी हुई है, ये पैरापेट वॉल अगर आपको उसके ऊपर कोई गमला रखना है तो तीसरा फैक्टर आपको देखना है सेफ्टी। सेफ्टी किसकी? सेफ्टी आपके छत की, आपके लगाए हुए गमले की, आपके छत के नीचे जो लोग हैं, आप ही का परिवार हो या हो सकता है दूसरा परिवार आपके बालकनी के नीचे रहता हो, इनकी भी सेफ्टी, जो गमला पौधा आपने लगाया है उनकी भी सेफ्टी। उसके बगैर बगिया का मजा नहीं है। सेफ्टी में, सुरक्षितता में आप इतना जरूर करें, अगर आप छतों के किनारे पे गमले रखना चाहते हैं, आप बेशक रखें, गमले छोटे रखें, और उसके साथ साथ में ये जो आप मेरे पैरापेट वॉल पे, इस दीवार पे एक ये जाली देख रहे हैं, वैसा कोई सपोर्ट आपके गमलों को जरूर दे, ताकि अगर भगवान न करे आप ही के हाथ से कभी कुछ गमला छूट गया, या कभी बंदर आते हैं, कभी पंछी आते हैं, तो ये गमला जब नीचे गिरता है तो नीचे किसी को नुकसान ना हो। उसके अलावा भी आपका गमला भी ना टूटे, आपका जो इतना अच्छा एस्टेब्लिश्ड पौधा है वो पौधा भी आपका खराब ना हो। और एक जरूर करें, जब भी आप पैरापेट वॉल पे ये गमले रखते हैं तो छोटे गमले रखें, बहुत बड़े गमले ना रखें। और जो उसको सपोर्ट दे रहे हैं सेफ्टी के लिए, जो आप उसको जाली या कोई भी नेट कुछ भी लगा रहे हैं गमला नीचे ना गिरने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो और वो गमले को अच्छे से होल्ड कर पा रहा हो। ये हो गया तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर है आपके छत को एक्सेस। छत पर बागबानी में हरदम एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है कि आप आसानी से वहां पर चढ़ उतर सको। मिट्टी, गमला, जो भी आपको चाहिए, आपके पौधे, अगर आप कोई बड़ा पेड़ लगाना चाह रहे हो तो बड़ा पेड़ वो अच्छे से आप ट्रांसपोर्ट कर सको। ऊपर से जो भी आपके कटिंग्स वगैरह निकलती हैं उसको आप अच्छे से नीचे ट्रांसपोर्ट कर सको। जब आप बागबानी करते हैं तो छत की जो ढलान होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। पूरे पेड़ों में आप पानी डालेंगे, पानी के साथ थोड़ी बहुत मिट्टी बहती रहेंगी, वो अगर एक जगह इकट्ठी होती रहेगी तो वो आपके छत को भी नुकसान कर सकती है और आपके गार्डन को भी नुकसान कर सकती है। इसलिए पांचवा फैक्टर है कि आपके छत को अच्छी ढलान हो और ड्रेनेज बिल्कुल फ्री ड्रेनेज हो। आप ये देखें कि जहां पर आपके छत का ड्रेन होल है वहां के आसपास आप कोई भी बहुत ज्यादा गमले या बहुत ज्यादा सामान ना रखें। इसके बाद छठा फैक्टर है आपके छत की वाटरप्रूफिंग। अगर आपको आपके पूरे छत को या टेरेस को या बैल्कनी को एक लैंडस्केप के तरीके में डिजाइन करना है और आप चाहते हो कि पूरा एक लैंडस्केप आपका रूफ हो, तो आपको 6 लेयर की वाटरप्रूफिंग कराना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसी क्यारियां बनानी है, जैसी क्यारियां मैंने अपने छत पर बना रखी है, तो मैंने क्या किया है, इन क्यारियों के अंदर 4 लेयर की वाटरप्रूफिंग करी है। सो मेरी जो छत है, छत पर से जहां पर मैं खड़ी हूं वहां पर सिर्फ केमिकल वाटरप्रूफिंग हुई है, जो 2-3 साल में एक बार मैं उसका लेयरिंग करा लेती हूं, जो बहुत ज्यादा थिक नहीं होती। सो ये हो गए आपके छत के 6 फैक्टर। अब वो चाहे आपकी छत हो, चाहे आपका टेरेस हो, बैल्कनी हो, विंडो सिल हो, आप ये 6 फैक्टर जरूर याद रखेंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, एक्सेस, सेफ्टी, ड्रेनेज और वाटरप्रूफिंग। ये फैक्टर्स ध्यान में रख के अगर आप करेंगे तो आपकी छत के ऊपर की बागबानी लंबे समय तक चलेगी, काफी कम मेंटेनेंस के साथ में चलेगी और हैसल फ्री चलेगी, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। बागवानी की शुरुआत करने से पहले कुछ और भी फैक्टर्स की जानकारी ले लेना अभी बाकी है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बागवानी की शुरुआत करने से पहले कौन से फैक्टर्स हमें जान लेने चाहिए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। स्ट्रक्चर में जो गमलों को आप
आपकी अरेंजमेंट करनी है जहां पर आपका बीम जा रहा हो। सबसे सेफ जगह वो होती है जो आपकी लोड बियरिंग वॉल जिसको कहते हैं या जिसको बीम कहते हैं, जो पूरे स्ट्रक्चर को, आपके छत के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता हो, वो जो एज का स्ट्रक्चर होता है, अब वो चाहे नीचे दीवारें हो या चाहे नीचे बीम और कॉलम हो, वो सबसे सेफ होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर मेरी छत पर देख रहे हैं तो जहां पर मैंने ये परमानेंट क्यारियां बना के रखी हुई है वो बिल्कुल मेरे बिल्डिंग के बीम के साथ साथ में है, और इसकी वजह से इसका जो मिट्टी का लोड है ये डिस्ट्रीब्यूट होके अधिकतर बीम पर जाता है और बाकी फिर छत पर आता है। जैसे छत है उसमें आप बड़े पेड़ लगाएंगे, छोटे पौधे लगाएंगे, तो आपको कुछ क्यारियां भी चाहिए होंगी, कुछ छोटे गमले भी चाहिए होंगे, कुछ आपको टेम्परेरी गमले भी चाहिए होंगे। तो उन सब का अरेंजमेंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जैसे क्यारी के साथ साथ में छोटे गमले जो है वो मैंने हल्के गमले 10-10 इंच के गमले इनके पीछे और पैरापेट वॉल के ऊपर लगा के रखे हुए हैं यहाँ पर। अब अगर ये क्यारी का पूरा कंस्ट्रक्शन अगर हम समझते हैं तो आप देखेंगे कि ये मैंने लगभग 1.5 फुट की चौड़ाई है अंदर जिसमें मिट्टी लगी हुई है। लंबाई आप अपने जितने बीम की लंबाई है उतनी लंबाई ले सकते हैं। हाइट मैंने यहाँ पर ली है चूंकि मैंने इसमें नींबू का पेड़ लगाया हुआ है, तो हाइट आप देखेंगे कि 18 से 20-22 इंच की लगभग ये हाइट होगी। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे जगह जगह पर काफी बड़े बड़े छेद हैं जिसमें से पानी ड्रेन होने की जगह है। उसके बाद इस क्यारी को मैंने कहा कि अंदर से ये पूरा 4 लेयर वाटर प्रूफिंग कर रखा है मैंने। उसके ऊपर ये एक आपको सफेद सी चीज दिख रही होंगी, ये जो एक मोटा कपड़ा है इसको कहते हैं जियो टेक्सटाइल, जो मिट्टी को पकड़ के रखता है। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है। ये मिट्टी भी अगर आप देखेंगे तो ये मिट्टी बहुत हल्की और भुरभुरी मिट्टी है। आप अगर छत के बीच में कहीं बना रहे हैं तो आप इस तरह से एक टेम्परेरी क्यारी भी बना सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये ईंटें बस जमाई हुई है, ये कंस्ट्रक्टेड नहीं है। आप इसको जब चाहें आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसी टेम्परेरी क्यारी बना के भी इसी जियो टेक्सटाइल के मदद से और हल्की मिट्टी से आप इसका आपके क्यारियों का अरेंजमेंट छत के बीच में भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के साथ ये सोचना जरूरी हो जाता है जब हम कहते हैं कि छत की स्ट्रेंथ हम देख रहे थे। वजन, छत के ऊपर आप कितना वजन रख रहे हैं। मेनली जो वजन हो जाता है वो होता है गमलों का, क्यारियों का और पेड़ों का। तो इस वजन को हम मिनिमाइज करने के लिए भी बहुत अलग अलग तरीके से हम अपने गार्डन को डिजाइन कर सकते हैं छत के स्ट्रेंथ के मुताबिक। एक सबसे आसान और बिल्कुल जिसको एक अर्बन गार्डनिंग का बिल्कुल नया आविष्कार कहा जा सकता है वो है ग्रो बैग्स। ग्रो बैग्स हल्की होती हैं, उनका अपना वजन नहीं होता, उनका लाइफ काफी लंबा होता है और उसमें सिर्फ जो वजन होता है वो सिर्फ मिट्टी का वजन होता है। उसमें आप बहुत अच्छे से पौधे लगा सकते हैं और वो 1-2 साल तक बहुत अच्छे से चल जाते हैं। एक केयर आपको ग्रो बैग लगाने में लेनी पड़ती है, वो कि ग्रो बैग आप कभी भी डायरेक्टली छत के सरफेस के ऊपर ना रखें। आप उनको छत से थोड़ा एलिवेटेड रखें, चाहे ईंटों पे रख दे या चाहे कोई स्टैंड बना के रख दे। उसकी वजह से ग्रो बैग का थोड़ा हल्का सा शेप बना रहता है और कभी जैसे समय चलता जा रहा है, 1-2 साल से आप ग्रो बैग में पौधे लगा के रखे हुए हैं, सो वो जो मिट्टी नीचे बैठ जाती है उस मिट्टी का छत के साथ में कांटेक्ट रह के वो मिट्टी बहुत ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाती है। इसलिए जब भी ग्रो बैग्स लगाएं तो आप उसको छत से सरफेस से थोड़ा एलिवेटेड लगाएं। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रकृति को हमारे पास में हमारे छत के ऊपर ला रहे हैं तो उस प्रकृति का आनंद भी आपको लेते बनना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, आप उस प्रकृति के साथ में रहें। तो आप जब भी आपका गार्डन पूरा डिजाइन कर रहे हैं तो आप वहां पर स्पेस जरूर दें, एंजॉयबल स्पेस जहां पर आप बैठ सकें, आनंद ले सकें, वर्किंग स्पेस जहां पर आप काम कर सकें,
एक स्टोरेज स्पेस जहाँ पे आप खाद रखोगे, गमले रखोगे। जब आप सीजन चेंज होता है तो आप कुछ खाली गमले अंदर रख दोगे, कोई बड़े गमले बाहर ले आओगे, तो ये सारी स्टोरेज स्पेस भी। जब भी डिजाइन करें, स्पेस का आप जरूर ध्यान रखें। जैसे हमने छत के सारे फीचर्स देख लिए, तो अब हम बागबानी की तरफ मुड़ते हैं। बागबानी के भी कई कंपोनेंट्स आपको देखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस। आपको छत पर बागबानी में भी इन 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम आते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग में भी कई सारे कंपोनेंट्स है, स्पेस है, आपकी लेबर अवेलेबिलिटी है, छत के ऊपर पानी की अवेलेबिलिटी है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्लानिंग में रोल प्ले करता है वो है सन का डायरेक्शन। आपकी छत या आपकी बालकनी या आपकी विंडो आपके पूरे घर के किस डायरेक्शन में है, पूर्व में है या पश्चिम में है या दक्षिण में है या उत्तर में है, उसके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह के पौधे उस डायरेक्शन में लगाएंगे, जो पौधे बहुत अच्छे पूरे साल भर और सालों साल तक बहुत अच्छे चलते रहेंगे। दूसरा एक डायरेक्शन है कि चलिए आपकी पूरी खुली छत है, खुली छत पे चारों डायरेक्शन से आपके पास में धूप आती है, उसमें आप अपने छत का प्लानिंग, पौधों का प्लानिंग आप किस तरह से करें। सो सन डायरेक्शन आपके प्लानिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 लगा के रखे हैं। मान लीजिएगा कि ये आपका छत है, ये पूर्व है, पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर। अगर आपकी छत, आपका टेरेस या आपकी बालकनी पूर्व दिशा की तरफ है, जहां पर सिर्फ सुबह की धूप आती है, 3-4 घंटे धूप आती है, आप उसमें सारे लीफी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, सारे शेड लविंग प्लांट्स लगा सकते हैं और सारे वो फ्लावर्स जो मॉर्निंग की धूप को लेते हैं वो लगा सकते हैं। अगर आपकी बालकनी या छत या टेरेस पश्चिम की तरफ है, पश्चिम में क्या होता है, दोपहर की धूप आती है जो काफी तेज हो जाती है, उसमें आप सारी फ्रूटिंग ट्रीज आप पश्चिम की तरफ लगा सकते हैं, या टॉल ट्रीज जैसे आप कहें वो लगा सकते हैं। अगर आपके घर की टेरेस, छत या बालकनी जहां पे आप बागबानी करना चाहते हैं वो अगर दक्षिण को फेसिंग है, तो आप उसमें सारे किस्म की सब्जियां, फूल और फल उगा सकते हैं। अगर आपका टेरेस या जो भी स्पेस अवेलेबल है बागबानी के लिए वो अगर उत्तर दिशा की तरफ है, तो उत्तर दिशा की तरफ आप बहुत अच्छे से सब्जियां, फल नहीं कर सकते हैं, मगर जो टॉल ग्रोइंग प्लांट्स हैं, जैसे आप देखिए उत्तरायण होता है गर्मियों के दिनों में, सो गर्मियों के जो क्लाइंबर्स हैं, लौकी है, तोरी है, करेला है, ये सारी क्या है, जमीन से टॉल चढ़ती है, वो सारी आप उत्तर में लगा सकते हैं। प्लस आपकी जितनी टॉल ट्रीज हैं जो ऊपर छू के सूरज को ले सकती है या नीचे भी छाया कर सकती है, वो भी सारे आप उत्तर दिशा की तरफ कर सकते हैं। माने इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी टेरेस या बालकनी किसी भी डायरेक्शन में हो, आप उसमें बागबानी पूरे थ्रू आउट द ईयर कर सकती है। आपको सिर्फ उसमें पौधों का चयन ठीक से करना होगा कि आप कौन से पौधे, आपके या आपका घर है और उसके चारों दिशाओं में ओपन स्पेस है जहां पे आप बागबानी करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, अगर इनको सूट करने वाले, ये क्या दिशाओं का महत्व क्या है, सिर्फ सन डायरेक्शन। आपके यहाँ पर सूरज की रोशनी किस समय और कितनी आ रही है, उसके ऊपर आप अपने पौधों का चयन करें। सूरज की रोशनी का डायरेक्शन आपके छत के या आपके बाग के फायदे के लिए आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज आपको करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये दक्षिण दिशा है और ये उत्तर दिशा है। आप अगर अपने प्लानिंग करते समय अगर इस तरह से आप प्लानिंग करें कि दक्षिण की तरफ सारे छोटे हाइट वाले पौधे, उसके बाद थोड़े से बड़े, उसके बाद थोड़े से बड़े, और उसके बाद में जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो पौधों की हाइट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे क्या होगा, खास करके जाड़ों के मौसम में जब आपको बहुत कम समय तक दिन की रोशनी होती है, उस समय
हर पौधा मैक्सिमम सूरज की रोशनी को ले सकता है और हर पौधा बहुत अच्छे से खिल सकता है। अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें तो ये पूर्व पश्चिम अरेंजमेंट है। सारे आपके पौधे जो लग रहे हैं ये पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में लग रहे हैं और वो उत्तर दक्षिण में टेपर करते हुए लग रहे हैं। सबसे ऊपर जो पौधा है, सबसे लंबा जो पौधा है वो उत्तर की तरफ है और सबसे छोटा जो पौधा है वो दक्षिण की तरफ है। ऐसा क्यों? ताकि एक पौधे की छाया दूसरे पौधे पर ना गिरे और जितने भी कम समय तक आपके पास सूरज की रोशनी अवेलेबल है वो सूरज की रोशनी हर पौधे को बराबर मिलती रहे। उसी समय में हर पौधा उसको एब्जॉर्ब करके और अपना फोटोसिंथेसिस करता रहे। गर्मी के दिनों में सूरज जब उत्तर दिशा की तरफ से आएगा तो वो पूरे पौधों को अपने आप जस्टिस देगा। हर पौधा बहुत अच्छी तरह से अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। मगर ये सारी अरेंजमेंट जाड़े के दिनों में जब सूरज की रोशनी कम समय के लिए होती है और पूरी दक्षिण से आती है, उस समय आपको बहुत हेल्प करेगी। हमारी हरदम कोशिश होती है कि हम सूरज की रोशनी को हार्वेस्ट करें। सूरज की रोशनी इस समय जितनी जमीन पर पड़ रही है वो अगर हार्वेस्ट होती रहे तो हमारी पूरी बगियां, हमारी मिट्टी, हमारे पेड़ पौधे और हमारा पूरा क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट वो इस लहलहाती हरियाली से ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो सूरज की रोशनी को हार्वेस्ट करने का ये प्रयास है, मैक्सिमम सूरज की रोशनी। अब अगर आप इस पूरे अरेंजमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी मेरी जो छत का सीमेंटेड पोर्शन है वो सूरज को दिख नहीं रहा है। ये पूरे अरेंजमेंट में सूरज को क्या दिख रहा है? सिर्फ पौधा दिख रहा है। और ये पौधा क्या कर रहा है? हर पड़ती हुई सूरज की किरण को हार्वेस्ट कर रहा है और वो मुझे दे रहा है एक अन्न के तौर पर। इसलिए जब ये पूरी छत आपकी, वो भले सीमेंटेड हो, वो जब आपके हाथ में है तो आप बहुत इफेक्टिव, एफिशिएंट उसको यूज करके, सूरज की रोशनी और मिट्टी का कॉम्बिनेशन यूज करके आप एक बहुत अच्छा आपका फार्म आपके छत पर क्रिएट कर सकते हैं। वो चाहे फूलों का फार्म हो, वो चाहे फल सब्जियों का फार्म हो, या वो चाहे जस्ट एक बायोडाइवर्सिटी का फार्म हो। आपको करना यह है मैक्सिमम सूरज की रोशनी को हार्वेस्ट करना है और वो आप अपने छत पे अपने तरीके से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बागवानी की शुरुआत करने के लिए हमें अपने घर की छत को, अपनी बालकनी को कैसे तैयार करना है ये तो हमने जान लिया। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इस प्लानिंग को आपको एग्जीक्यूट कैसा करना है। तो फिर देखना मत भूलिएगा छत पर बागवानी का अगला एपिसोड। हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।